लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन यानरेन से मिलने आया था। यानरेन से मिलने के बाद जब वो वापस जा रहा था तब एने ने उसे ये कहकर कि तुम सिर्फ एक लड़की का यूज़ कर कर आगे बढ़ना जानते हो प्रोवोक किया था। हानशेन उसकी बात से चिढ़ गया था। इस वजह से उसने एने को चैलेंज कर दिया था। एने ने भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था एंड अगले 3 घंटों में उनकी फाइट होने वाली थी। अब आगे हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एने कॉम्बैट रूम में थी एंड हानशेन का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर हानशेन आ जाता है। एने उसे देखकर कहती है, आओ फाइट शुरू करते हैं। तो इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है फाइट शुरू करने की, रुको ज़रा सब्र करो। ये सुनकर एने मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम डर गए? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि फाइट में तुम मेरे हाथों मारे जाओगे? तो इस पर हानशेन हंसते हुए कहता है, देखो ये बात तो तुम भी जानती हो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। ऐसे में अगर हम डायरेक्टली फाइट करेंगे एंड उस फाइट में तुम अपनी पावर कम भी कर लोगी तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा एंड तुम्हारे कुछ ही हमलों से मैं मारा जाऊंगा। ऐसे में ऐसी किसी फाइट का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम एक मेंटल फाइट करेंगे। तो एने पूछती है, मेंटल फाइट? तो हानशेन एक्सप्लेन करता है, देखो इस फाइट में हम अलग अलग तरह के फाइटिंग मूव्स का नाम लेंगे जो पंचिंग टेक्निक्स होंगी। अगर मैं किसी पंचिंग टेक्निक का नाम लूँगा तो जवाब में तुम्हें उसकी काउंटर पंचिंग टेक्निक का नाम लेना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तो तुम ये फाइट हार जाओगी। एने को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है एंड वो तुरंत मान जाती है। कुछ ही पलों में उनकी ये फाइट शुरू हो जाती है एंड दोनों एक के बाद एक अलग अलग तरह की पंचिंग टेक्निक्स का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हानशेन ने पहला मौका एने को दिया था एंड एने ने हेडर पंच मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में कहा था। ये देखकर हानशेन जल्दी से साइड पंच मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में कहता है एंड उन दोनों की फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। लेकिन एक मोमेंट पर एने हर तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक बोलने के बाद एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर आगे उसे किसी भी तरह की पंचिंग टेक्निक के बारे में नहीं पता था एंड वो ये फाइट हार जाती है। लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो ये फाइट हार चुकी है। वो हंसते हुए कहती है, ये एक तरह की वर्बल फाइट थी, इस वजह से तुम जीते हो। अगर ये कोई रियल फाइट होती तो मैं कुछ ही पलों में तुम्हें हरा देती। तो हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम रियल फाइट करना चाहती हो तो ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। लेकिन उस फाइट में तुम अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर सकती हो, तुम्हें बस नॉर्मल पंचेस मारने होंगे। एने कहती है ठीक है एंड उनकी फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारने लगते हैं एंड एक दूसरे के अटैक को काउंटर करने लगते हैं। एने हानशेन पर कई सारे हमले करती है लेकिन हानशेन उन्हें बहुत इजीली काउंटर कर देता है एंड ये फाइट जीत जाता है। पर एने को भरोसा नहीं हो रहा था कि हानशेन ने उसे हरा दिया है। वो कहती है, हम दोबारा से फाइट करेंगे एंड उन दोनों के बीच दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को लगातार पंचेस मारते हैं लेकिन इसके बावजूद एने इस बार भी हार जाती है। वो और भी कई बार फाइट करते हैं लेकिन हर बार एने ही हार रही थी। इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहती है, तुम बस ट्रिक्स यूज़ करना जानते हो एंड उनका यूज़ कर कर मुझे हरा रहे हो। अगर ये कोई रियल फाइट होती तो मैं उसमें तुम्हें ज़रूर हरा देती। ये सुनकर हानशेन हंसने लगता है एंड कहता है, अगर तुम रियल फाइट करना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम रियल फाइट भी करेंगे। लेकिन ये एक तरह का गेम होगा, ये कोई डायरेक्ट फाइट नहीं होगी। बोलो, क्या तुम ये गेम खेलना चाहोगी? इस पर एने तुरंत मान जाती है। वो दोनों बैकहैंड गेम खेलने वाले थे। एने को पूरा भरोसा था कि बैकहैंड गेम में वो बहुत इजीली हानशेन को हरा देगी क्योंकि वो एक ड्यूक थी एंड उसके रिफ्लेक्सेस हानशेन से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनका गेम शुरू हो जाता है। हानशेन कहता है, पिछली बार तुमने पहला अटैक किया था, इस वजह से इस बार मैं पहला अटैक करूँगा। एने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड उनका ये गेम शुरू हो जाता है। हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि पिछली बार तुम क्यों हारी थी? तो इस पर एने पूछती है क्यों? लेकिन हानशेन तभी एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके हाथ पर मार देता है
तब जाकर एने को समझ आता है कि हानशन ने असल में उसे ट्रिक किया था। हानशन और भी कई तरीकों से एने को ट्रिक करता है एंड उसके हाथों पर लगातार थप्पड़ मारता जाता है। बेचारे एने के हाथ अब लगभग सूज गए थे एंड उसे हानशन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक मोमेंट पर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड वो अपनी सारी की सारी पावर अनलीश कर देती है। ये देखकर हानशन की सांसें अटक जाती हैं। एने एक ड्यूक थी, अगर वो हानशन पर एक भी हमला करती तो हानशन तुरंत मारा जाता। वो एने को घूरते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर हमला करोगी? लेकिन एने गुस्से में उसे घूरती है एंड चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। वो लोग अभी डफने पर थे, ऐसे में एने हानशन को नहीं मार सकती थी। अगर वो लोग किसी और जगह पर होते तो अब तक एने ने हानशन को 100 से 1000 बार मार दिया होता। एने बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इस वजह से वो हानशन से कुछ कह तक नहीं पाई थी। लेकिन एने की पावर देखकर हानशन को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। वो अब उस दिन का इंतज़ार करने लगा था जब वो खुद ड्यूक बनेगा एंड इस तरह की पावर को अपने अंदर महसूस करेगा। हानशन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एडवांस डेमन वर्ल्ड आ जाता है। वो सीधा वहाँ से क्रिस्टल पैलेस के पास जाता है। वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि इस बार उस गोल्डन क्रैब का शिकार करना चाहता था। हानशन उस गोल्डन क्रैब को वहाँ पर नोटिस तो कर लेता है, लेकिन वो गोल्डन क्रैब हानशन को वहाँ देखकर क्रिस्टल पैलेस से बाहर ही नहीं आता है। इसलिए हानशन उसे ललचाने के लिए वहाँ पर कई तरह की फ़िश रखता है। जब इतनी सारी फ़िश वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं तो इतना सारा खाना देखकर वो गोल्डन क्रैब कुछ फिशेज हासिल करने आता है। लेकिन इससे पहले कि वो एक भी फ़िश उठा पाता, हानशन उस पर हमला कर देता है। लेकिन गोल्डन क्रैब उसके हमले को ब्लॉक कर उसके पंजों को ही पकड़ लेता है। हानशन झटका देकर उसके पिंसर से अपने पंजे निकालता है एंड उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो गोल्डन क्रैब पर हमले करने लगता है एंड गोल्डन क्रैब बहुत इजीली उन्हें काउंटर करना शुरू कर देता है। हानशन जल्दी से गोल्डन क्रैब की शेल पर एक ज़ोरदार हमला करता है, लेकिन उसका इतना पावरफुल हमला लगने के बावजूद उस शेल पर बस कुछ मार्क्स आते हैं। ये देखकर हानशन समझ गया था कि वो अपने शेबल पंजों से तो इस क्रैब को नहीं मार सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इनैंग ब्लास्ट का यूज़ कर इसे मारेगा। वो अपने शेबल पंजे वापस ले लेता है एंड जल्दी से उस क्रैब के पास जाकर उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन क्रैब ने उसके पंच को ब्लॉक कर लिया था। हानशन उसे एक के बाद एक पंच मारना शुरू कर देता है। तभी उसे एक मौका मिलता है एंड हानशन सीधा उसके सर पर एक ज़ोरदार पंच मार देता है। पंच के अंदर इनफोर्स थी, इस वजह से वो पंच उसके सर के थ्रू पेनिट्रेट करते हुए सीधा जाकर उसके दिमाग पर लगता है, जिस वजह से उस क्रैब को चक्कर आने लगते हैं। उसके दिमाग पर डैमेज आ गया था, इस वजह से क्रैब ने अपने बॉडी पर का सारा कंट्रोल खो दिया था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हानशन उसे एक के बाद एक कई सारे पंचेस मारता है एंड अगले कुछ ही पलों में गोल्डन क्रैब को मौत के घाट उतार देता है। गोल्डन क्रैब मरते ही हानशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि एडबर्ड रैंक का बीस्ट गोल्डन क्रैब मारा गया। आपको गोल्डन क्रैब की 20 सोल हासिल हुई है। 0 से 10 के एडबर्ड रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। हानशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो जल्दी से गोल्डन क्रैब की 20 सोल को बाहर निकालता है। बाहर आते ही वो गोल्डन क्रैब की 20 सोल हानशन की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है एंड हानशन की बॉडी पर एक गोल्डन आर्मर आ जाता है। ये देखकर हानशन की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। वो काफ़ी टाइम से एक आर्मर की तलाश में था एंड फाइनली उसे एक आर्मर मिल गया था। उसके पास एक आर्मर आ चुका था एंड उसके पास पहले से ही वो स्टोन की 20 सोल थी। ऐसे में हानशन को अब पूरा भरोसा हो चुका था कि इन दोनों 20 सोल के साथ फ्यूचर में उसका डिफेंस इनविंसिबल होगा, जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। कम से कम एक रॉयल स्पिरिट या एक एडबर्ड रैंक का 20 तो नहीं ही तोड़ पाएगा। खुशी के साथ हानशन क्रिस्टल पैलेस के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर जाते ही जल्दी से मर्मेड प्रिंसेस पूरे क्रिस्टल पैलेस के कंट्रोल को अपने अंडर ले लेती है, जिसके बाद वो हानशन से पूछती है, मास्टर आखिर आप समुद्र में कहाँ जाना चाहेंगे? तो इस पर हानशन
वहीं पास में मौजूद एक थ्रोन पर बैठ जाता है एंड उससे कहता है बस समुद्र में आगे बढ़ते रहो। इस पर मर्मेड प्रिंसेस पूछती है कि आप सरफेस पर जाना चाहते हैं? तो हाइशन कहता है नहीं, तुम बस बॉटम के आसपास आगे बढ़ती रहो। इस पर मर्मेड प्रिंसेस सिर हिलाती है एंड वैसा ही करती है। क्रिस्टल पैलेस समुद्र के अंदर आगे बढ़ने लगता है एंड हाइशन क्रिस्टल पैलेस के अंदर से समुद्र के बाहर के नज़ारों को देखने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा उसने काफ़ी टाइम से नहीं देखा था। उसके एक्साइटमेंट का एक और कारण ये था क्योंकि क्रिस्टल पैलेस के साथ वो समुद्र के अंदर कहीं भी जा सकता था। ऐसे में फ्यूचर में उसे रिसोर्सेज की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वो लोग एक रॉयल शेल्टर के पास पहुंच जाते हैं। ये रॉयल शेल्टर समुद्र के अंदर था। मर्मेड प्रिंसेस पूछती है कि आप उसके पास जाना चाहेंगे? तो इस पर हाइशन सोचते हुए कहता है नहीं, तुम उसे बाईपास करते हुए आगे निकल जाओ। हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है इसकी मदद से हम एक रॉयल शेल्टर को हासिल कर सकें। इस पर मर्मेड प्रिंसेस सिर हिलाती है एंड वो बाईपास करने लगती है। पर तभी अचानक से उन्हें कुछ गड़बड़ फील होती है। अगर वो लोग इस शेल्टर को बाईपास करते तो वो लोग सीधा समुद्र की सरफेस पर आ जाते। ये पता चलते ही हाइशन कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इस पर मर्मेड प्रिंसेस सिर हिलाती है। हाइशन वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर बाहर हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा शेल्टर था। उस शेल्टर के आसपास बहुत से इंसान थे जो वहाँ मौजूद बीस्टों से फाइट कर रहे थे। उन बीस्टों को एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट कमांड कर रहा था जो देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था एंड एक सुअर के ऊपर बैठा हुआ था। ये फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। इधर हाइशन वहाँ पर आ जाता है। जब वो देखता है कि वहाँ पर इतनी खतरनाक फाइट चल रही है तो वो सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसकी नज़रें उस स्पिरिट पर पड़ती हैं एंड वो डिसाइड करता है कि वो स्पिरिट को हासिल करेगा। यही सोचते हुए तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। उसका निशाना उस स्पिरिट का स्पिरिट स्टोन था। जल्दी से वो हेवनली गो का यूज़ करता है एंड सभी बीस्ट और ह्यूमंस को बाईपास करते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने वो स्पिरिट आ जाता है। ये देखकर हाइशन जल्दी से उसके हमले को डॉज करता है एंड शेल्टर के अंदर भाग जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जब तक इस एरिस्टोक्रेट स्पिरिट को कुछ समझ आया था तब तक हाइशन बहुत आगे निकल चुका था। अगले कुछ ही पलों में हाइशन शेल्टर के अंदर पहुंच जाता है एंड उसका स्पिरिट स्टोन हासिल कर लेता है। स्पिरिट स्टोन हाइशन के हाथों में देखकर जल्दी से उस स्पिरिट घुटनों पर बैठ जाता है एंड कहता है मैं मैडशील्ड मास्टर को अपनी पूरी लॉयल्टी ऑफर करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं उनका सबसे वफादार सर्वेंट बनकर रहूँगा। ये देखकर हाइशन मुस्कुराने लगता है एंड जल्दी से उस स्पिरिट स्टोन को उसके माथे के अंदर डाल देता है। दूर से सभी ह्यूमंस इस नज़ारे को देख रहे थे। वहाँ पर अभी क्या हुआ था ये किसी को समझ नहीं आया था। सभी लोग वहाँ पर हुए नज़ारे को देखकर शॉक में चले गए थे। इधर जल्दी से उस एरिस्टोक्रेट स्पिरिट की सवारी वो सुअर हाइशन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइशन उसे एक ही हमले में मार देता है। वहाँ जो भी हुआ था वो देखकर पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन तभी उनमें से कुछ लोग ये पहचान जाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कॉइन है एंड वो आसपास मौजूद ह्यूमंस को इस बारे में बताने लगते हैं। कुछ लोगों का ये मानना था कि उनके सामने खड़ा वो इंसान कॉइन है क्योंकि उसके पास गोल्डन आर्मर है, उसकी मस्कुलर फिगर है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कुछ लोगों का मानना था कि वो कॉइन नहीं है। इधर हाइशन ये सब हासिल करने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देता है एंड वहाँ से भागते हुए क्रिस्टल पैलेस में लौट आता है। क्रिस्टल पैलेस में लौटकर वो मैडशील्ड को बाहर निकालता है। उसे इस बात का दुख था कि मैडशील्ड कोई ब्यूटीफुल स्पिरिट नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि मैडशील्ड के पास एक पावरफुल शील्ड थी। ऐसे में हाइशन फ्यूचर में शिकार करते हुए पावरफुल हमलों को ब्लॉक करने के लिए मैडशील्ड का यूज़ कर सकता था। इस वजह से उसे अपनी इस लूट का ज़्यादा दुख भी नहीं था।
वो यही सोच रहा था कि फ्यूचर में जब वो अपनी आर्मी बनाएगा तब उस आर्मी में वो ब्यूटीफुल स्पिरिट्स के साथ साथ कुछ पावरफुल वॉरियर्स को भी रखेगा जो असल में स्पिरिट मेल होंगे एंड वो पावरफुल अटैक्स एंड डिफेंस करने में उसका साथ देंगे। उसका ये आइडिया काफ़ी अच्छा था एंड वो लगातार इसी बारे में सोचता जा रहा था। पर तभी उसे अपने सी ऑफ सोल में कुछ फील होता है। वो जल्दी से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका सुनहरा शेर जिसे आज से 3 महीनों पहले क्रिस्टल खिलाया था, अब 3 महीनों बाद उसका ये सुनहरा शेर वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड एक सुपर बीस्टोल बन चुका है। ये देखकर हानशेन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड होने के बाद इसकी पावर एडवांस डेमन वर्ल्ड के एक स्केलेटल रैंक के बीस्ट जितनी हो गई थी। साथ ही साथ अब इसके पास साइज चेंज करने की जो एबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। इसके साथ ही बोनस के तौर पर इसे एक एबिलिटी मिली थी जिस एबिलिटी की मदद से ये वक्त रहने पर फाइटिंग मोड या वक्त रहने पर सवारी मोड में कन्वर्ट हो सकता था एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।